Good morning, students. In this part of the nuclear magnetic resonance spectroscopy, we will discuss about the double resonance. हम आपको ये याद दिला दें कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपने अभी तक ये पढ़ा है कि आपके जो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं हम उनको ये फाइंड आउट करते हैं कि सभी प्रोटॉन्स एक जैसे तो नहीं, मीन्स वो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स तो नहीं है या वो केमिकली नॉन इक्विवेलेंट है। मीन्स अगर एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर हमारे जो प्रोटॉन्स हैं अगर उनका केमिकल इन्वायरमेंट, अगर उनका इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट एक जैसा नहीं है तो फिर वो डिफरेंट सिग्नल्स देते हैं। और वो सिग्नल तो देते ही हैं, उसके बाद जो एडजेसेंट प्रोटॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट भी डालते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं, और जिसको हम स्पिन स्पिन कपलिंग भी कहते थे, जिसकी वजह से जो एक सिग्नल है वो डबलेट या ट्रिपलेट या क्वाड्रेट या मल्टीप्लेट के अंदर भी फर्दर स्प्लिट हो जाता है। तो जो ये प्रोसेस है जिसके द्वारा आपका एक सिग्नल आपके डबलेट, ट्रिपलेट या क्वाड्रेट के अंदर स्प्लिट होता था, आप उस प्रोसेस को कहते थे स्पिन स्पिन कपलिंग के द्वारा ऐसा होता था। अब हम चाहते हैं कि वो स्पिन स्पिन कपलिंग ना हो, तो उस स्पिन स्पिन कपलिंग को कैसे रोका जा सकता है? वो स्पिन स्पिन कपलिंग कैसे रुके? जिस भी प्रोसेस के द्वारा वो स्पिन स्पिन कपलिंग नहीं होती, मींस सिंगलेट जो एक सिग्नल है वो सिंगलेट है तो सिंगलेट की फॉर्म में ही रहे, वो फर्दर नेबरिंग जो प्रोटॉन्स हैं उनका इफेक्ट ना पड़े, जिसकी वजह से फर्दर स्प्लिटिंग ना हो पाए। तो ऐसी जो टेक्निक है उसे हम कहेंगे डबल रेजोनेंस। तो अब हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जिसका नाम है डबल रेजोनेंस और द स्पिन डीकपलिंग। तो जो डबल रेजोनेंस है एक ऐसी टेक्निक है कि इसको हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि कब हो डबल रेजोनेंस, स्पिन डीकपलिंग कैसे हो। ये जो स्पिन डीकपलिंग है या डबल रेजोनेंस है, ये जो नाम आपको यहाँ पे दिख रहा है ये कैसे होगा? तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर क्या होता है, इस टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं कि आपने ये पढ़ा है कि अगर हम हमारी जो इनकमिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस हैं अगर हम उनको वेरी करते हैं और हमारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम फिक्स कर दें एनएमआर को स्टडी के दौरान, फिर हम क्या करते हैं कि जो आपकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, डिफरेंट जो प्रोटॉन्स होते हैं अगर उनका केमिकल इन्वायरमेंट अगर अलग अलग है, किसी के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो मीन्स वो आपके कम शील्डेड है, किसी के प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा शील्डेड है। इसी बेसिस के ऊपर हम कहते हैं कि कोई प्रोटॉन कम शील्डेड है कोई ज्यादा, इट मीन्स उनका केमिकल इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं है, इसलिए वो अलग अलग सिग्नल देते हैं। सिग्नल अलग अलग तो देंगे ही, लेकिन फर्दर उनके बीच जो प्रोटॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर फर्दर इफेक्ट डालते हैं, तो जिसकी वजह से आपकी स्पिन स्पिन कपलिंग होती है फर्दर, और आपका जो सिंगलेट है वो मल्टीप्लेट में टूट जाता है। तो वो इफेक्ट कैसे ना पड़े, मींस अगर एक जो प्रोटॉन है उसका जो नेबरिंग प्रोटॉन है अगर हम उसकी जो प्रोसेस है उसकी ट्रांजिशन की प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट कर दें, एक एक्स्ट्रा बाहर से रेडिएशन डाल के, देखो एक रेडिएशन तो वही है जो हम बाहर से डाल रहे होते हैं, ऑलरेडी आ रही होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, उसके साथ साथ अगर हम एक और अलग से रेडिएशन डाल दें, अलग से रेडियो फ्रीक्वेंसी सेकंड रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन डाल दें सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी से, और जो हमारे नेबरिंग प्रोटॉन है उनकी जो प्रोसेस है, उनकी रेट ऑफ जो ट्रांजिशन है वो हम इंक्रीज कर दें, मींस वो फास्ट फास्ट ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में फास्ट फास्ट ऊपर नीचे जाते रहें, तो इट मींस जो प्रोटॉन है नेबरिंग प्रोटॉन वो उनको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगा कि वो आपके नेबर में है या नहीं है, वो आपके नेबर में है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपको क्लास के अंदर कैसे पढ़ाऊं कि आप सभी बच्चे क्लास के अंदर बैठे हैं और मैं एक बार आपकी क्लास के अंदर आऊं, कुछ बोल जाऊं, फिर दूसरी क्लास में चला जाऊं भाग के, फिर इधर आ जाऊं, फिर उधर आ जाऊं, तो जो भी मैं, लेकिन मैं कंटिन्यूअसली में बोलता रहूं तो आपको मेरी आवाज अच्छे से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं एक जगह पे नहीं खड़ा हूं, क्योंकि मेरी ट्रांजिशन हो रही है फास्ट, एक वन फ्रॉम वन रूम टू अनदर रूम। ऐसे ही अगर हम जो नेबरिंग प्रोटॉन्स हैं उनका फास्ट ट्रांजिशन करवा दें बाहर से सेकंड सोर्स ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस को डालते हुए, तो फिर जो आपके प्रोटॉन है नेबरिंग प्रोटॉन को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे कि वो वहीं पर है या नहीं है, तो जिसकी वजह से नेबरिंग प्रोटॉन का इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा और स्पिन स्पिन कपलिंग नहीं हो पाएगी। मींस आपकी वो प्रोसेस कहलाती है स्पिन डी कपलिंग। मींस कपलिंग डी का मतलब नहीं हुई, स्पिन स्पिन कपलिंग नहीं हुई, मींस सिंगलेट मल्टीप्लेट के अंदर ब्रेक डाउन नहीं हुआ, डबलेट में नहीं टूटा, तो उस टेक्निक को कहते हैं स्पिन डीकपलिंग। और ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? ऐसा करने के लिए हमें सेकंड सोर्स ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन यूज करना पड़ा है।
ताकि जो हमारा नेबरिंग प्रोटॉन है उसकी फास्ट ट्रांजिशन हम करवा दें, ग्राउंड से एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट टू एनर्जी स्टेट के बीच में फास्ट ट्रांजिशन करवा दें। सेकंड सोर्स, इसलिए उसको कहते हैं डबल रेजोनेंस। क्या कह रहे हैं डबल रेजोनेंस? क्यों? क्योंकि एक सोर्स तो हम पहले से यूज कर ही रहे हैं हमारे रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन का, एक और दूसरा सोर्स यूज किया हमने, उसकी डबल रेजोनेंस करवा दी, यानी उसकी फास्ट ट्रांजिशन करवा दी उस प्रोटॉन की, तो प्रोसेस कहलाती है डबल रेजोनेंस भी हम उसको कह देते हैं। तो कैसी टेक्निक हुई? एक ऐसी टेक्निक है ये जिसके अंदर हम क्या करते हैं, द टेक्निक विच इन्वॉल्व्स द इरेडिएशन ऑफ ए प्रोटॉन, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी प्रोटॉन को इरेडिएट करते हैं और एक ग्रुप ऑफ प्रोटॉन को इरेडिएट करते हैं। किसके द्वारा? विद sufficient correct intense radio frequency radiations from another source to increase the rate of their transition between the two energy state, so that the lifetime of the nucleus in one spin or the energy state will be very short, to resolve or to make the coupling with the neighboring proton, and thus the splitting of the signal get restricted or the eliminated, and the process is called the double resonance or the spin decoupling. इसके बाद हम यहाँ पे ये एग्जांपल लिया, जैसे हमने क्लोरोइथेन, इसके अंदर देखो प्रोटॉन दो टाइप के हैं, इसके दो ही सिग्नल हैं ए और बी, ये ए बी ही रहे। अदरवाइज क्या होता है, देखो बी के जो प्रोटॉन है, बी के जो प्रोटॉन है, ए के प्रोटॉन जो सिंगल थे, तो क्या होता, जो ए का जो सिग्नल है, ए का, ए के नेबरिंग प्रोटॉन कितने हैं? बी हैं। बी के बोलो कितने हैं? CH2 है, तो 2 है ये, तो 2 का मतलब n+1 जो हमारा रूल चलता था उसके अकॉर्डिंग बोलो स्प्लिटिंग कितने में होती? ए वाले सिग्नल की, क्योंकि नेबरिंग ए के नेबरिंग में 2 है तो 3 में टूटता। देखो हमने यहाँ पे ट्रिपलेट दिखा रखा है। इसी टाइप से अगर बी का देखते हम, तो बी का जो सिग्नल है, देखो ये वाला सिग्नल, ये कितने में टूटेगा? क्योंकि बी के नेबरिंग में 3 है तो 4 में टूटता। देखो ये, लेकिन अब हम यही तो कह रहे हैं कि हमें ऐसा होने से रोकना है। हमें ए का जो सिग्नल है, जो अकेला सिग्नल है, जो सिंगलेट है यहाँ पे, वो सिंगलेट ही रहे, बी का सिंगलेट ही रहे, ए का जो ट्रिपलेट में टूट गया ये ना टूटे, बी का जो क्वाड्रेट में टूट गया 4 में ये ना टूटे। तो इसको टूटने से रोकने वाली जो प्रोसेस है उसी को कहते हैं स्पिन डीकपलिंग। और ये कब होगा? जब ए का इफेक्ट बी के ऊपर ना पड़े, बी के प्रोटोनों का ए के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, ऐसा तभी होगा। तो उस इफेक्ट को हमें रोकना है। तो उसको कैसे रोका? उसको हमने बताया ना अभी कैसे रोका। मान लीजिए जो बी के जो प्रोटॉन है, अगर हम बी के प्रोटॉनों के ऊपर सेकंड सोर्स ऑफ रेडिएशन यहाँ पे डाल दें, तो जो बी के प्रोटॉनों की ट्रांजिशन फास्ट हो जाए। देखो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में, देखो कभी ऊपर जाएं कभी नीचे जाएं, कभी ऊपर, ऐसे ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में फास्ट ट्रांजिशन कर दें ऊपर नीचे, तो ये जो CH3 के प्रोटॉन है, CH2 वालों को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे कि वो ग्राउंड स्टेट में है या एक्साइटेड स्टेट में, बाय यूजिंग द सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी, सेकंड सोर्स ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस। तो जिसकी वजह से जो CH3 वाले जब CH2 के प्रोटोनों को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे कि मेरे पड़ोस में 2 प्रोटॉन्स हैं, तो इनका इसके ऊपर असर नहीं होगा और ये सिंगलेट जो है वो सिंगलेट ही रहेगा, ए का जो सिंगलेट है वो सिंगलेट रहेगा, वो ट्रिपलेट में ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो ऐसा कैसे किया जाता है? जैसे अभी आपको बताया गया, सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करते हुए। इसके बाद नेक्स्ट अब हम आपको बताते हैं, इन दिस टेक्निक वी मेक साइमल्टेनियस यूज ऑफ 2 रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्सेज। जैसे मैंने बताया, एक तो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस आ ही रही थी और एक और हम एक्स्ट्रा डालते हैं। और वो किस लिए डालते हैं? वो इसलिए डालते हैं, किस लिए बोलो? टू इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन द 2 एनर्जी स्टेट। और जिसकी वजह से जो उसकी लाइफ टाइम है ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड में रहने की, वो कम हो जाएगी, क्योंकि हम फास्ट उसको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भेज रहे हैं, इन बिटवीन द एनर्जी स्टेट। और उनकी जो लाइफ टाइम है किसी एक स्टेट के अंदर उस न्यूक्लियाई की क्या हो जाएगी? शॉर्ट। वो फास्ट ऊपर नीचे आता रहेगा। तो in addition to the normal NMR instrument, a second tunable radio frequency source is needed to irradiate a proton at the necessary frequency. So it is called the double resonance, क्योंकि हमें second radio frequency source को use करना पड़ा। और इसकी वजह से क्या होता है? Because of that reason, a multiplet collapses to a singlet. जो ये multiplet आ रहा था यहाँ पे, जो ट्रिपलेट था, क्वार्टेट था, ये दोबारा बोलो क्या हो जाएगा? ये दोबारा सिंगलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो क्वार्टेट था ये दोबारा फिर सिंगलेट में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ये ट्रिपलेट नहीं दिखेगा, क्वार्टेट नहीं दिखेगा जब हम ये प्रोसेस चलाते हैं। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द डबल रेजोनेंस और द स्पिन डीकपलिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्पिन डीकपलिंग के लिए कंडीशन क्या है। जैसे अभी हमने आपको बताया अभी
कि डबल रेजोनेंस कब चलती है, स्पिन डीकपलिंग कब होगी, इट विल अकर, इट विल टेक्स प्लेस बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ ट्रांजिशन। हमें क्या करना होगा, हमें इंक्रीज करना होगा रेट ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन द टू एनर्जी स्टेट। और वो किस लिए करना होगा, सो दैट द लाइफ टाइम ऑफ द न्यूक्लियाई, लाइफ टाइम ऑफ द न्यूक्लियाई इन एनी वन ऑफ द स्पिन स्टेट, जो ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में है, विल बी टू शॉर्ट, वो बहुत कम हो, और बहुत कम होगा तो इट विल नॉट कपल विद द नेबरिंग प्रोटॉन्स, और फिर वो नेबरिंग प्रोटॉन के साथ कपल ही नहीं कर पाएगा, एंड दस द स्प्लिटिंग ऑफ द सिग्नल गेट रेस्ट्रिक्टेड। और फिर पॉइंट यह आ जाता है कि ऐसा हम कैसे करें, रेट ऑफ ट्रांजिशन को कैसे हम इंक्रीज करें। तो उसको इंक्रीज करने के लिए पहला पॉइंट तो यही है जो हमने बताया था, इरेडिएट ए प्रोटॉन और ए ग्रुप ऑफ प्रोटॉन विद सफिशिएंट करेक्ट इंटेंस सेकंड रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स ऑफ रेडिएशंस। सेकंड क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो आपके स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई है उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, वो फास्ट ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, एट द वेरी हाई टेम्परेचर द साइक्लोहेक्सेन प्रोटॉन गिव ओनली वन सिग्नल, और बट एट ए वेरी लो टेम्परेचर द साइक्लोहेक्सेन प्रोटॉन गिव द टू सिग्नल। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हाई टेम्परेचर जब हम करते हैं तो आपने जो पढ़ा है, साइक्लो जो हेक्सेन होता है उसको जब हम चेयर फॉर्म के अंदर देखो, जब हम ड्रा करते हैं, इस टाइप से ड्रा करते हैं ना अपनी चेयर फॉर्म, तो चेयर फॉर्म के अंदर देखो हम कैसे दिखाते थे, वन प्रोटॉन इज प्रेजेंट, देखो अबो द प्लेन, ये एक्सियल प्रोटॉन होते हैं, एक्सियल 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 अबो द प्लेन होते हैं, अबो द प्लेन ये एक्सियल प्रोटॉन है, ये बिलो द प्लेन, फिर अगला एक्सियल प्रोटॉन ये अबो द प्लेन, फिर अगला एक्सियल प्रोटॉन बिलो द प्लेन, फिर अगला एक्सियल प्रोटॉन आपके अबो द प्लेन। तो टोटल ये 6 एक्सियल प्रोटॉन होते हैं, फ्री एक्सियल प्रोटॉन बिलो द प्लेन। ये सारे HA से हम लिखते हैं, जिन्हें हम कहते हैं दीज ऑल आर एक्सियल प्रोटॉन्स। ठीक हो गया। तो जब टेम्परेचर लो होता है तो उसके दौरान जो एक्सियल प्रोटॉन एक्सियल ही रहते हैं। और उसके बाद देखो ये हमने दिखाया, ये आपके इक्विटोरियल प्रोटॉन है, ये आपके कौन से प्रोटॉन है बोलो, इक्विटोरियल प्रोटॉन। इस पे हमने दिखा दिया। नेक्स्ट ऐसे ही ये आपके HE से लिखा इक्विटोरियल प्रोटॉन है, ये आपके इक्विटोरियल प्रोटॉन्स हैं, ये हमने लिखा ये आपके इक्विटोरियल प्रोटॉन्स हैं। तो जब आपका टेम्परेचर कम होता है तो उस वक्त एक्सियल प्रोटॉन रिमेन एक्सियल, 6 एक्सियल प्रोटॉन है, इक्विटोरियल भी आपके 6 है, क्योंकि कार्बन ये आपके जो साइक्लोहेक्सेन है इसके अंदर हमने दिखाया कि आपके 6 एक्सियल प्रोटॉन अपना एक जैसे केमिकल एनवायरनमेंट के तो अलग सिग्नल देंगे, इक्विटोरियल अलग सिग्नल देंगे, तो 2 सिग्नल मिलते हैं एट ए लो टेम्परेचर। लेकिन जब टेम्परेचर हम हाई कर देते हैं तो देयर अकर ए प्रोसेस कॉल्ड द फ्लिपिंग, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, द एक्सियल प्रोटॉन बिकम इक्विटोरियल एंड द इक्विटोरियल बिकम एक्सियल। ये फास्ट एक्सचेंज प्रोसेस चलती चली जाती है इनकी वजह से, तो जिसकी वजह से ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सा प्रोटॉन एक्सियल है और कौन सा इक्विटोरियल एट द हाई टेम्परेचर। फास्ट एक्सचेंज प्रोसेस हो गई। वही हम कह रहे थे, अगर जो न्यूक्लियाई है उनकी लाइफ टाइम अगर हम कम कर दें किसी भी टाइप से एक स्टेट के अंदर, तो तब हम उनके बीच में स्प्लिटिंग फर्दर नहीं कर पाएंगे, बल्कि यहाँ पे तो सिग्नल ही एक आ जाएगा। सिग्नल लो टेम्परेचर पे 2 आते हैं, यहाँ पे एक ही आ जाता है। तो ये तो द साइक्लोहेक्सेन प्रोटॉन गिव ओनली वन सिग्नल एट ए डेल्टा वैल्यू 1.43 ppm। अगर हम टेम्परेचर क्या कर दें, लो कर देते हैं, तो केमिकल एक्सचेंज जो है बिटवीन एक्सियल हाइड्रोजन एंड इक्विटोरियल हाइड्रोजन वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, इनका आपस में इस टाइप से एक्सचेंज नहीं होगा, तो जिसकी वजह से दे गिव द टू डिफरेंट सिग्नल एट डेल्टा वैल्यू 1.14 एंड वैल्यू 1.62। इसके बाद देखो ये हमने दिखाया, जो अभी हमने डायग्राम बनाया था, अब ध्यान से देखें, जो रेड आप कलर से दिखा रखे एक्सियल है, देखो 3 अबो द प्लेन, 3 बिलो द प्लेन डॉटेड लाइन से दिखाया, और 6 इक्विटोरियल है जो आपके ब्लू कलर से दिखाए। जब फ्लिपिंग प्रोसेस चलती है तो उसके दौरान एक्सियल इक्विटोरियल हो गए, देखो आपके जो ब्लू कलर वाले थे इक्विटोरियल, देखो वो आपके एक्सियल बन गए, देखो ब्लू कलर वाले पहुंच गए ना एक्सियल पोजीशन पे, और जो रेड कलर वाले थे एक्सियल वो इक्विटोरियल बन गए। तो मीन्स ऐसा कब हुआ, जब टेम्परेचर आपका क्या कर दिया, हमने इंक्रीज कर दिया। तो अब देखें एट ए हाई टेम्परेचर, आप इसके अंदर NMR स्पेक्ट्रा में देख सकते हैं एक ही सिग्नल आया, देखो। उसके बाद एट ए लो टेम्परेचर अगर हम कर दें तो देखो एक तो A सिग्नल आया, एक आपका B सिग्नल आया, देखो 2 सिग्नल आपके दिखाई दिए, वन फॉर एक्सियल प्रोटॉन, अदर फॉर इक्विटोरियल प्रोटॉन्स। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये फास्ट एक्सचेंज प्रोसेस कैसे कर सकते हैं, बाय एडिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर और द एसिड इन द सैंपल लाइक इन एल्कोहल। देखो क्या होता है कि जो आपके एल्कोहल मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखो ये एल्कोहल हमने दिखाया CH3CH2H, तो इसमें देखो क्या होगा, जो ये आपके एल्कोहल्स होते हैं, देखो ये देखो CH3, ये CH2 और देखो OH, ठीक है।
अब क्या होगा कि जो ये H है ना, H यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे वाटर डाल दें, इसके अंदर वाटर, देखो ये वाटर है, या जो हमारा कंटेनर है, मान लीजिए कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ये एल्कोहल नहीं है, हमारे पास और भी एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं, देखो इस टाइप से। अब ये तो देखो आयनिक है, H पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस भी हो जाता है ये, तभी हम इस H की बात करें, अदरवाइज तो CH3 CH2 के ऊपर भी तो H है। ऐसे वाटर है, ये भी तो चाहे कम अमाउंट के अंदर डिसोसिएट हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट लेकिन फिर भी ये डिसोसिएट रहता है बहुत कम अमाउंट के अंदर। तो अब क्या होगा, आपके जो डिफरेंट है और भी हैं ऐसे अल्कोहल के मॉलिक्यूल, जरूरी नहीं कि हमने ये दो ही दिखाए हैं। तो कंटेनर के अंदर काफी अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखो इस टाइप से, ये नेगेटिव पॉजिटिव में से। तो जो ये आपके प्रोटॉन्स हैं H पॉजिटिव जो दिखा रखे हैं, एक अल्कोहल और दूसरा अल्कोहल, डिफरेंट अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच में भी H के बीच में फास्ट एक्सचेंज प्रोसेस चलेगी। कब? जब दो कंडीशन है, जब या तो हम सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड कर दे, कंसंट्रेटेड मींस अल्कोहल के मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक रहेंगे, या दूसरा अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दें तो फिर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स या टेम्परेचर को हम बढ़ा दें। देखो टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देंगे तो ये अल्कोहल के मॉलिक्यूल एक दूसरे से देखो फार अपार्ट हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे। तो ये जो ये प्रोटॉन है एक अल्कोहल और दूसरे, इनके बीच में जो एक्सचेंज की प्रोसेस है वो आपकी स्लो हो जाएगी। क्या हो जाएगी बोलो? स्लो हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब हम क्या करना है यहाँ पे, या हम पानी डाल दे बाहर से, वाटर डाल दे, वाटर डाल देते हैं तो क्या होता है कि वाटर वाले H पॉजिटिव आयन और अल्कोहल वाले H पॉजिटिव आयन, इनके बीच में फास्ट एक्सचेंज प्रोसेस चलती है। एक्सचेंज प्रोसेस चलने से देखो क्या होगा, जो ये CH2 वाले जो प्रोटॉन है ना, ये CH2 वाले प्रोटोनों के ऊपर इन H का असर नहीं पड़ेगा। नहीं तो क्या होता, नेबरिंग प्रोटॉन 1 है ना, तो फार्मूला बोलो क्या होता है, N+1। तो जिसकी वजह से क्या होता, जो CH2 वाला जो सिग्नल है ये कितने में ब्रेक होता, ये ब्रेक होता इस N+1, एक H है तो 1+1 टू डबल एट के अंदर, किसमें हो जाता बोले, ऐसे डबल एट के अंदर ब्रेक हो जाता ना। फिर इसके नेबरिंग प्रोटॉन इधर भी है बोलो, तो ये फर्दर N+1 फार्मूला इधर भी चलता, जैसे मैंने आपको पहले बताया गया था, आपको बताया था हमने। तो इन दोनों की फिर प्रोडक्ट हम देखते थे, इसको N डैश मान ले। तो बोलो टोटल कितने होते हैं, यहाँ पे 3 प्रोटॉन थे तो 3+1 होते हैं, इजिकल टू 4 होता। इधर क्या होता, 1+1 कितना होता बोलो, ये 2 होता। इन दोनों की प्रोडक्ट तो बोलो क्या होता, 4 और ये 2 क्या आता, 8। 8 के अंदर ये सिग्नल आता है इसका, इसका एक जो सिग्नल है ये 8 पीक्स के अंदर टूट जाता अगर सभी का इफेक्ट होता। लेकिन अब तो देखो इसका इफेक्ट अगर ना हो, इस OH इस इधर वाले नेबरिंग प्रोटॉन का अगर इफेक्ट ना हो तो क्या होगा, ये CH2 का सिग्नल कितने में ब्रेक होगा, नेबरिंग प्रोटॉन 3 है, 3+1 4, 4 के अंदर ही टूटेगा, 1:3:3:1 इस रेशियो के अंदर क्वाड्रेट में टूटेगा। क्लियर हो गया आपके? तो अब हम क्या बता रहे हैं आपको यहाँ पे कि फिलहाल जो हम जिक्र कर रहे हैं वो सिर्फ OH के प्रोटॉन की बात का जिक्र कर रहे हैं ऐसे ही। तो जो OH के जो प्रोटॉन है, इसका इसकी कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगी CH2 वाले प्रोटोनों के साथ। कब नहीं होगी, जब H की एक्सचेंज ज्यादा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि आयनिक फॉर्म के अंदर है ये। तो एक एल्कोहल का जो H है वो दूसरे एल्कोहल के साथ भी फास्ट एक्सचेंज कर रहा है, वाटर वाले H पॉजिटिव के साथ भी फास्ट एक्सचेंज कर रहा है, इसलिए ये जो ये OH वाला जो H है ये एक सिग्नल देगा, एक ही अकेला सिंगलेट देगा, ये फर्दर स्प्लिट नहीं होगा। इसके ऊपर जो नेबरिंग प्रोटॉन CH2 वाले जो दो प्रोटॉन उनका असर नहीं होगा। N2+3 ये जो एक सिग्नल है ये 3 के अंदर ब्रेक नहीं होगा, ये OH वाला जो है। लेकिन ऐसा कब नहीं होगा, ऐसा तब नहीं होगा जब फास्ट एक्सचेंज प्रोसेस चले। कैसी प्रोसेस चले बोलो, फास्ट एक्सचेंज। फास्ट एक्सचेंज कब होगी, जब आपका एल्कोहल ड्राई ना हो। ड्राई मींस एल्कोहल के अंदर वाटर ना हो। क्या ना हो बोलो, वाटर ना हो। अगर वाटर नहीं होगा तो आपके देखो एक्सचेंज प्रोसेस नहीं होगी। टेम्परेचर हाई है तो एल्कोहल के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर है तो भी फास्ट एक्सचेंज प्रोसेस नहीं होगी। तो फास्ट एक्सचेंज प्रोसेस नहीं होगी तो जो ये सिग्नल था OH वाला वो किस में टूट जाएगा, फिर वो ट्रिपलेट के अंदर टूट जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं डीकपलिंग करना। हम क्या चाहते हैं बोलो, यहाँ पे डीकपलिंग करना। हम चाहते हैं ये ट्रिपलेट ना बने, हम चाहते हैं ये सिंगलेट है सिंगलेट ही रहे। हम चाहते हैं OH वाले जो प्रोटॉन है H, इसके ऊपर नेबरिंग प्रोटॉन का कोई असर ना हो। तो उसके लिए ही हम आपके डिफरेंट टेक्निक्स देख रहे हैं, क्या क्या करें, क्या क्या वेज हैं उसके। तो वे मैंने क्या बताया कि आप बाहर से थोड़ी मॉइस्टनेस डाल दो, फास्ट एक्सचेंज प्रोसेस हो जाएगी। थोड़ा एसिड डाल दो तो एसिड वाले जो H पॉजिटिव है तो भी फास्ट एक्सचेंज प्रोसेस हो जाएगी। सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड कर दो, मींस डिफरेंट अल्कोहल के मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आए, नजदीक आएंगे तो फास्ट एक्सचेंज प्रोसेस होगी डिफरेंट प्रोटॉन OH वाले प्रोटोनों के बीच में। इसीलिए फिर OH का जो प्रोटॉन है उसको नेबरिंग CH2 आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, उसको नहीं देख पाएगा, उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा।
और जिसकी वजह से OH वाला जो प्रोटॉन है वो सिर्फ सिंगलेट ही देगा। तो ये थी फास्ट केमिकल एक्सचेंज प्रोसेस। तो आपने क्या पढ़ा? बाय एडिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर और द एसिड इन द सैंपल इन प्रेजेंस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स और द एसिडिक मीडियम और द हाई टेम्परेचर और इन द पोलर सॉल्वेंट द OH proton of the ethanol gives only the singlet and not the triplet and similarly the CH2 proton gives triplet and not the 8 lines। ऐसा क्यों? तो हमने अभी बताया कि ड्यू टू द रैपिड केमिकल एक्सचेंज बिटवीन द OH ग्रुप्स ऑफ द एल्कोहल मॉलिक्यूल्स और द OH एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स। जैसे अभी मैंने बताया ये डिफरेंट एल्कोहल के पास कोई दूसरे जो एल्कोहल हैं उसके देखो जो मॉलिक्यूल्स आ गए यहाँ पे, तो जिसकी वजह से क्या होगा अब यहाँ पे, अब ध्यान से देखें। हाँ अब आप देखें, देखो ये मैंने क्लियर कर दिया यहाँ से। तो देखो जो आपके एल्कोहल था, इस एल्कोहल के अंदर जो OH वाला H है उसको देखो मैंने रेड कलर से यहाँ पे दिखाया। अगर एक्सचेंज प्रोसेस चलती है तो किसी एक एल्कोहल का देखो इस वाला H जो ब्लू कलर से दिखाया, या वाटर वाला H जो ब्लू कलर से दिखाया, ये देखो यहाँ से हट गया एल्कोहल के अंदर से क्योंकि एक्सचेंज हो रही है एंड सो ऑन। ये प्रोसेस बड़ी फास्ट होगी, तो जिसकी वजह से जो नेबरिंग जो ये CH2 है वाले प्रोटॉन के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगी। द हाइड्रोक्सिल OH is not able to identified by the CH2 protons and thus the hydroxyl OH of the alcohol doesn't show any coupling with the CH2, means the spin decoupling takes place। means spin coupling नहीं होगी, spin की क्या हो गई बोलो? decoupling, नहीं हुई coupling। D का मतलब not, नहीं हुई coupling adjacent प्रोटोनों की स्पिनों के बीच में। तो आप नीचे देख पा रहे हैं, आपने एक साइड में हमने लिख रखा है यहाँ पे हाइड्रेटेड इथेनॉल है। हाइड्रेटेड का मतलब क्या है? जैसे वाटर हमने डाल दिया, तो वाटर डाल दिया तो आप देखें जो, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बोलो? ऑक्सीजन। -I इफेक्ट से जो HA वाले प्रोटॉन है ये सबसे ज्यादा डीशील्डेड है। सबसे ज्यादा प्रोटॉन शील्डेड कौन से होते हैं? TMS वाले। तो TMS के नजदीक सिग्नल किसका होता है? जो सबसे ज्यादा शील्डेड हो। और जो डीशील्डिंग जितनी ज्यादा होगी TMS से दूर, तो सबसे दूर सिग्नल कौन सा होगा? OH वाले प्रोटॉन का। देखो जो A प्रोटॉन है यहाँ पे, देखो अकेला सिंगलेट दिखा रखे ना यहाँ पे। अगर एनहाइड्रस हमने यहाँ पे लिख दिया, एनहाइड्रस का मतलब क्या है कि जो अकेला एल्कोहल का मॉलिक्यूल है वो बिल्कुल सेपरेट है, उसके ऊपर उसके अंदर कोई वाटर नहीं डाल रखा, हमने हाई टेम्परेचर भी नहीं कर रखा। मींस अब क्या कर दिया हमने? एनहाइड्रस ले लिया, तो एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है? एनहाइड्रस का मतलब कोई वाटर नहीं, अब कोई एक्सचेंज प्रोसेस नहीं चलेगी। एक्सचेंज प्रोसेस नहीं चलेगी तो CH2 वाले प्रोटॉन OH वाले H को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और जो H वाला जो सिग्नल है इसके नेबरिंग में 2 प्रोटॉन होंगे तो कितने में टूटेगा? देखो हमने ये ट्रिपलेट में दिखा दिया। ये कब है? जब हमारे पास क्या हो? एनहाइड्रस एल्कोहल हो, एनहाइड्रस इथेनॉल हो। तो अब ध्यान रखिए दोनों के स्पेक्ट्रा में आपने डिफरेंस देख लिया कि जो हाइड्रेटेड इथेनॉल है और एनहाइड्रस इथेनॉल के स्पेक्ट्रा के अंदर OH का जो सिग्नल आएगा उसमें आपने डिफरेंस देखा। हाइड्रेटेड है तो सिंगलेट, और एनहाइड्रस है तो ट्रिपलेट में ब्रेक डाउन हो जाता है। ऐसे ही फर्दर आप ध्यान से देखो, देखो बी वाला सिग्नल ये आपके फर्दर 8 लाइंस के अंदर देखो, 4+4 हमने दिखाया 8 लाइंस के अंदर, जैसे आपको ऊपर हमने अभी बताया था जो फार्मूला था आपका, और ये देखो ट्रिपलेट के अंदर टूट ही गया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम स्पिन डीकपलिंग कितनी तरह की होती है। तो टाइप ऑफ स्पिन डीकपलिंग, एक तो होती है होमोन्यूक्लियर, जैसे नाम से पता चल रहा है, होमो का मतलब सेम, न्यूक्लियाई वो न्यूक्लियाई जिनकी हम डीकपलिंग कर रहे हैं, जिनके बीच ताकि इंटरेक्शन ना हो वो एक जैसी हो। जैसे आपके सारे HH का इफेक्ट हो, द टेक्निक विच इन्वॉल्व्स द डीकपलिंग ऑफ वन प्रोटॉन व्हाइल ऑब्जर्विंग द अदर प्रोटॉन, जैसे अभी हम आप डिस्कस भी कर रहे थे। तो इसमें जो हमने डीकपलिंग की, एक जो OH वाला जो प्रोटॉन था उसके ऊपर किसका असर नहीं होने दिया? जो नेबरिंग CH2 मीन CH2 वाले जो प्रोटॉन है उस पर असर किसका नहीं होने दिया? नेबरिंग OH वाले प्रोटोनों का, क्योंकि OH की जो फास्ट एक्सचेंज प्रोसेस हमने कर दी। तो मीन्स जो इफेक्ट हम स्टडी कर रहे हैं वो एक ही तरह की न्यूक्लियाई का इफेक्ट हम स्टडी कर रहे थे, तो उसको कहते हैं होमोन्यूक्लियर डीकपलिंग, सिलेक्टिव डीकपलिंग। क्योंकि आप जानते हैं जो कार्बन, क्योंकि जो लंबी चेन थी आपकी इसमें कार्बन भी तो है, कार्बन 13 भी तो होता है। कार्बन 13 की जो I की वैल्यू है, जो नेट स्पिन की वैल्यू होती है +½ भी तो होती है, तो जिसकी वजह से उसका इफेक्ट भी तो हो सकता था। लेकिन जो हम स्टडी कर रहे हैं वो लोग किसका कर रहे हैं? एक टाइम पे एक प्रोटॉन की। सो द टेक्निक विच इन्वॉल्व्स द डीकपलिंग ऑफ वन प्रोटॉन व्हाइल ऑब्जर्विंग द अदर प्रोटॉन इज कॉल्ड द सिलेक्टिव डीकपलिंग। और जैसे कि इस टेक्निक के अंदर हम क्या देख पा रहे हैं, द टाइप ऑफ द न्यूक्लियर डीकपल्ड इज सेम एज दैट बीइंग ऑब्जर्व्ड।
हम सिग्नल किसका देख रहे हैं, H का, और उसके ऊपर से इफेक्ट किसका हटा दिया हमने, H का ही, नेबरिंग प्रोटॉन का। सो द सिलेक्टिव डीकपलिंग इज आल्सो कॉल्ड एज द होमोन्यूक्लियर डीकपलिंग। जैसे अभी हमने अभी देखा था अल्कोहल के अंदर, ये सारी बातें हम पीछे अभी अभी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर हो गया? तो हमारा ये सेम एग्जांपल है, सेम बातें हैं। केमिकल एक्सचेंज जो हमने देखा प्रोटोनों का हुआ, और इफेक्ट हमने प्रोटोनों का स्टडी कर दिया। नेक्स्ट हमारी आ जाती है टाइप ऑफ डीकपलिंग के अंदर, नेक्स्ट हेटेरोन्यूक्लियर डीकपलिंग। हेटेरोन्यूक्लियर का मतलब क्या होता है, इन दैट डीकपलिंग द ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग स्पेक्ट्रा हम स्टडी करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे बोलो, द टेक्निक विच इन्वॉल्व्स द डीकपलिंग ऑफ ओनली वन न्यूक्लियाई while observing the other spin active nuclei C13। फॉर एग्जांपल हम C13 NMR स्पेक्ट्रा कर रहे हैं स्टडी हमारे, जैसे अभी तक हम NMR की बात कर रहे थे, PMR की बात कर रहे थे, अगर हम C13 करें तो C13 हमें स्टडी करना है, तो हम ये चाहते हैं कि C13 जो कार्बन है उन्हीं का सिग्नल आए और जो H है उनका इफेक्ट ना पड़े। सो दैट कॉल्ड द हेटेरोन्यूक्लियर डीकपलिंग। जो दो तरह की जो न्यूक्लियाई होती हैं उसमें हम एक ही न्यूक्लियाई को स्टडी करें, दूसरी न्यूक्लियाई का उसके ऊपर असर ना होने दें। So that called the heteronuclear decoupling. So the technique which involves the decoupling of one nuclei, for example, हम H का इफेक्ट ना होने दें while observing the other spin active nuclei like the carbon 13. और जो ये टेक्निक है इसके अंदर हम क्या करते हैं, the type of the nucleus decoupled is not same as being observed. For example, हम C13 जो न्यूक्लियाई है, जो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई, उसको हम स्टडी कर रहे हैं और जिसकी हम डीकपलिंग कर रहे हैं, जिसके साथ इंटरेक्शन होने से हम रोक रहे हैं, यानी हम ये चाहते हैं H का इफेक्ट ना पड़े, वो दूसरा है, वो प्रोटॉन है, वो H1 है, मींस न्यूक्लियर डिफरेंट हो गई। सो दिस स्पिन डीकपलिंग इज आल्सो कॉल्ड एज द हेटेरोन्यूक्लियर डीकपलिंग। अब टाइप ऑफ हेटेरोन्यूक्लियर डीकपलिंग हम देखेंगे, जैसे ब्रॉडबैंड डीकपलिंग। तो ब्रॉडबैंड डीकपलिंग क्या होती है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एक ऐसी डीकपलिंग, जैसे आप एग्जांपल में देखें इधर CH3 CH2, ये डिफरेंट हमने कार्बन एटम की चेन ले ली हमने। The decoupling which involves the decoupling of all the nuclei of one type। जैसे जितनी भी आपकी न्यूक्लियाई थी उन सभी को हमने डीकपल कर दिया, बिल्कुल सभी को। मतलब जितने भी प्रोटॉन लगे हुए हैं, CH3 के ऊपर 3H हैं, CH2 के ऊपर 2H हैं, इनका इफेक्ट ही कैंसिल कर दिया। अगले कार्बन के ऊपर 1H है, उससे आगे कोई H है नहीं, जितने भी H हैं सभी का इफेक्ट हमने कैंसिल आउट कर दिया, सभी की डीकपलिंग हमने कर दी। और डीकपलिंग कैसे करते हैं, अभी हमने बताया था, हम सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी डालते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, जिसके द्वारा जो ये प्रोटॉन है इनकी हम फास्ट एक्सचेंज प्रोसेस कर देंगे, जिसकी वजह से जो कार्बन 13 की जो न्यूक्लियाई हैं वो H वाले प्रोटॉन वाली न्यूक्लियाई को यानी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि H कहाँ पे है, कौन सी स्टेट के अंदर है, तो उनका इफेक्ट जीरो हो जाएगा। इसलिए जो कार्बन 13 है वो अपना अपना सिग्नल देंगे। अब देखिए बड़े ध्यान से, जो कार्बन है CH3 वाला कार्बन, ये हम कार्बन 13 की बात करें, कार्बन जो है, कार्बन की वजह से एक अकेला सिग्नल, ये कार्बन 13 है, जो सी दिखा रखा है ये कौन सा है बोलो, कार्बन 13 है। कार्बन 13 है तो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई है, तो कार्बन का सिंगलेट, अगले कार्बन का सिंगलेट, अगले कार्बन का सिंगलेट, अगले कार्बन का सिंगलेट, H का कोई इफेक्ट नहीं है कहीं पे भी, तो इसको कहते हैं ब्रॉड बैंड। ब्रॉड का मतलब ऑल, ब्रॉडली, ब्रॉडली का मतलब सभी H का इफेक्ट कैंसिल कर दिया, चाहे वो किसी भी कार्बन के ऊपर H था। by using the second source of radio frequency radiations, हमने फास्ट एक्सचेंज प्रोसेस कर दी, फास्ट ट्रांजिशन कर दी हमने सभी न्यूक्लियाई की, तो उसको कहते हैं ब्रॉडबैंड, मींस सभी प्रोटॉनों का एकदम से इफेक्ट कैंसिल करवा देना। नेक्स्ट आता है ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग। ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग क्या होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, आप ध्यान से देखना, नीचे एग्जांपल देखिए आप पहले, CH3 CH2 वही लिया हमने, इसमें क्या देखा, ध्यान से देखें, हमने जो नेबरिंग जो प्रोटॉन थे ना, जैसे उनका इफेक्ट हमने एक बार में कैंसिल किया है, एक बार में। जैसे हम जब CH3 को स्टडी करते हैं तो साइड वाले CH2 वाले H का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो देखो CH3 वाले कार्बन के ऊपर कितने H हैं, 3 हैं, तो 3 + 1 4। कार्बन 13 का जो सिग्नल था, देखो ऊपर हमने जो सिंगलेट लिखा था, अब ये नीचे किस में टूट गया बोलो, क्वाड्रेट के अंदर, लेकिन नेबरिंग वाले H का इफेक्ट हमने कैंसिल आउट कर दिया। सो द टेक्निक विच इन्वॉल्व्स द, बोलो कैसी टेक्निक है, द टेक्निक विच इन्वॉल्व्स द पार्शियल डीकपलिंग। हमने सभी जितने भी प्रोटॉन थे पूरे कंपाउंड के अंदर सभी का इफेक्ट कैंसिल आउट नहीं किया, किसका किया है, इसका तो हमने छोड़ दिया, CH3 वाले H का, इसका तो स्टडी कर रहे हैं, और जितने भी और नेबरिंग थे उनको हमने डीकपल कर दिया। तो द टेक्निक विच इन्वॉल्व्स द पार्शियल डीकपलिंग ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ वन टाइप व्हाइल ऑब्जर्विंग द अदर स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई C13 इज कॉल्ड द ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग। तो इसको कहते हैं ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग। ये तो in such a type of off-resonance decoupled spectrum only the H atoms bonded to the carbon, जो इसी कार्बन से जो है उसी का इफेक्ट हम स्टडी करते हैं।
तो इट प्रोड्यूसेस द स्पेक्ट्रा इन विच द, देखो फॉर एग्जांपल CH3 ग्रुप गिव द क्वार्टेट, देखो ये CH3 वाले ने क्वार्टेट दिया, CH2 वाले ने बोलो क्या दिया यहाँ पे, क्वार्टेट, और CH2 वाले ने क्या दिया बोलो, CH2 ग्रुप अपीयर्स एज ट्रिपलेट, और CH अपीयर्स एज बोलो क्या, डबलेट, क्योंकि इसके ऊपर एक ही H है यहाँ पे, और ये कार्बन लास्ट वाला जिसके ऊपर सिर्फ तीनों Cl लगे हुए हैं, तो उसने क्या दिया, उसकी वजह से क्या आएगा, सिंगलेट आ जाएगा। तो ये थी ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी लिमिटेशन क्या है स्पिन डीकपलिंग। इसके अंदर क्या होता है कि हमें जो सेकंड सोर्स ऑफ जो रेडिएशन अभी तक हम डाल रहे थे वो बड़ी ही हाई पावर की डाल रहे थे, क्योंकि हमें बड़ी फास्ट एक्सचेंज प्रोसेस करनी थी। तो as a greater strength of irradiation used for the spin decoupling, so the spin decoupling technique is not suitable when the chemical shift between the two proton is small. मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि हमारे पास दो प्रोटॉन है और हम एक को डिकपल करना चाहते हैं, दूसरे को नहीं, लेकिन दोनों के बीच में केमिकल शिफ्ट की वैल्यू में डिफरेंस ज्यादा नहीं है। तो जब हम हाई रेडिएशन का सेकंड सोर्स डालेंगे तो दोनों की स्पिन डिकपलिंग हो जाएगी। हम चाहते थे एक की हो, तो मीन्स ये टेक्निक कब यूजफुल नहीं होगी, ये तब यूजफुल नहीं होती जब आपके जो नेबरिंग प्रोटॉन है, जो हम कह रहे हैं डीकपलिंग हम करना चाहते हैं, एक प्रोटॉन की करना चाहते हैं, दूसरे की नहीं करना चाहते, जबकि दोनों केमिकली नॉन इक्विवेलेंट है। मान लीजिए एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर दो तरह के प्रोटॉन्स हैं, एक CH3 है, अगला CH2 है। हम चाहते हैं सिर्फ CH2 वाले की डीकपलिंग कर दें, CH3 वाले की नहीं। लेकिन अगर केमिकल शिफ्ट उनकी जो वैल्यू है CH3 CH2 की वो नजदीक है एक दूसरे के, उनकी नियरली सेम वैल्यू है, थोड़ा ही डिफरेंस है, तो उस वक्त जब हम बाहर से सेकंड सोर्स ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस डालते हैं स्पिन प्रोसेस को फास्ट करने के लिए, फास्ट ट्रांजिशन करने के लिए, तो दोनों की फास्ट ट्रांजिशन हो जाती है। मतलब CH3 वाले की भी हो जाती है, CH2 वाले की भी हो जाती है। हम चाहते थे सिर्फ एक के अंदर फास्ट ट्रांजिशन हो, तो ये इसकी लिमिटेशन बन जाती है। सो ऐसे केसेस में अब हम क्या करें, नाउ द अनदर टेक्निक इज यूज, दैट टेक्निक इज कॉल्ड द स्पिन टिकलिंग। उसे क्या कहते हैं, स्पिन टिकलिंग। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम वीक पावर की हम इरेडिएशंस डालेंगे। So this is the modified spin decoupling technique which involves the irradiations of a line of a multiplet. जैसे अब हम क्या करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं कि आपके जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको ये कहना चाहते थे कि मान लीजिए CH3 CH2 है, ये CH2, और ये मान लीजिए Cl है, ऐसे, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि ये जो CH3 है जब इसका इफेक्ट पड़ता है इस CH2 के ऊपर तो क्या होगा, जो CH3 का देखो सिग्नल था, ये CH2 का सिग्नल था। CH3 का सिग्नल कितने में टूट गया था, पड़ोस में नेबरिंग प्रोटॉन दो थे तो कितने में, 3 में टूट गया था। ये कितने में टूट गया था, CH2 वाला सिग्नल ये हम CH2 का दिखा रहे हैं, इधर ये CH3 का दिखा रहे हैं। तो CH2 के नेबरिंग में 3 है, तो कितने में ब्रेक डाउन हो गया था, 1:3:1। देखो क्वार्टेट के अंदर हम ये चाहते हैं कि क्वार्टेट ना आए, इसमें वन लाइन डिसअपीयर हो जाए, देखो ये वन लाइन डिसअपीयर हो जाए, ये 3 ही रहे, मींस हम पार्शियल इफेक्ट देखना चाहते हैं इसका। सो दिस इज द मॉडिफाइड स्पिन डीकपलिंग टेक्निक व्हिच इन्वॉल्व्स द इरेडिएशन ऑफ ए लाइन ऑफ ए मल्टीप्लेट। जो ये मल्टीप्लेट बना है हमारा, देखो ये जैसे ट्रिपलेट बन गया, हम चाहते हैं इसमें से ये एक लाइन फिनिश हो जाए, ये 2 रह जाए, एक ज्यादा हाइट की एक कम हाइट की, देखो ये जो दिख रही है ये 2 रह जाए, एक हट जाए। तो मींस व्हिच इन्वॉल्व्स द इरेडिएशन ऑफ ए लाइन ऑफ ए मल्टीप्लेट विद ए वीक डीकपलर हैविंग ए पावर, जिसकी पावर हम बहुत कम रखेंगे, 1/10 ऑफ द फुल पावर डीकपलर जो हम पहले यूज करते हैं उसकी 1/10 पावर हम यूज करें, इंस्टेड ऑफ इरेडिएटिंग द होल मल्टीप्लेट। अगर हम इस होल मल्टीप्लेट को इरेडिएट कर देंगे तो दोबारा ये सिंगलेट में ही कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगलेट ही रहेगा। हम चाहते हैं ये जो ट्रिपलेट बना था, ये ट्रिपलेट की बजाय एक इसकी जो पीक है वो कैंसिल हो जाए, एक पीक को हम इरेडिएट कर दें, 2 बची रहे, या 2 को इरेडिएट कर दें तो 1 बची रहे इस टाइप से, यानी हम पार्शियल करना चाहते हैं। तो इंस्टेड ऑफ इरेडिएटिंग द होल मल्टीप्लेट विद अ पावरफुल डीकपलर, यानी पूरे मल्टीप्लेट को इरेडिएट करने के बजाय हम चाहते हैं किसी मल्टीप्लेट की किसी एक लाइन को इरेडिएट करें। तो ऐसी टेक्निक को कहते हैं स्पिन टिकलिंग। क्या कहते हैं उसे, स्पिन टिकलिंग। आप देख पाएंगे यहाँ पे, अब इस स्पेक्ट्रा के अंदर बड़े ध्यान से देखना कि एग्जांपल जैसे हमने ये लिया और इसके अंदर आप देखें ये CH2, देखो ये सिंगलेट आ गया, फर्दर जब हम देख रहे थे तो ये ट्रिपलेट आया, और इसके बीच क्या आ गया था, एक क्वार्टेट आ गया था। अब हमें करना क्या है, हम ये चाहते हैं कि जो ये क्वार्टेट था इसमें से एक लाइन फिनिश हो जाए, ट्रिपलेट में से कोई एक लाइन फिनिश हो जाए, उसे कहते हैं स्पिन टिकलिंग। नेक्स्ट आ जाता है इंटरन्यूक्लियर डबल रेजोनेंस। इंटरन्यूक्लियर डबल रेजोनेंस क्या होता है, ये इसी की सब टाइप है टिकलिंग की। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इट इज द मॉडिफाइड स्पिन टिकलिंग टेक्निक विच इवन इन्वॉल्व्स वेरी वेरी लो पावर। जो स्पिन टिकलिंग में जितनी एनर्जी हमने डाली उससे भी कम स्पिन टिकलिंग
टिकलिंग में जितनी हमने एनर्जी यूज की थी उसकी भी अगर हम 1/5 पावर यूज करें तो उस वक्त इसको कहते हैं इंटर न्यूक्लियर डबल रेजोनेंस. सो दिस इज ए मॉडिफाइड स्पिन टिकलिंग टेक्निक which involves the irradiation of a line of a multiplet with a even very weak decoupler having a power 1/5 of the weak decoupler of the spin tickling instead of irradiating the whole multiplet with a powerful decoupler. दोनों की डेफिनेशन एक ही है. डिफरेंस रहा दोनों की पावर के अंदर. अगर जो ओरिजिनल जो हम पावर यूज करते थे रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस की उसका 1/10 यूज करते हैं तो स्पिन टिकलिंग, और स्पिन टिकलिंग की भी 1/5 पावर अगर हम यूज कर ले तो दैट कॉल्ड द इंटर न्यूक्लियर डबल रेजोनेंस. नेक्स्ट हमारा इफेक्ट आ जाता है न्यूक्लियर ओवरहाउजर इफेक्ट. तो न्यूक्लियर ओवरहाउजर इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे प्रोटॉन की वजह से सिग्नल जो आता है उसकी जो हाइट होती है उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाए. क्या हो जाए बोलो, उसके अंदर इंक्रीज आ जाए. देखो अगर हम, ये कार्बन की एक लंबी चेन है, लॉन्ग चेन कार्बन एटम कंपाउंड था ये, लेकिन जब हमने इस चेन को इस फॉर्म में दिखा दिया क्योंकि लंबी चेन कंपाउंड के जो एंड होते हैं एक दूसरे के ऐसे नजदीक आ सकते हैं. देखो एक दूसरे के नजदीक आ गया HA और HB टाइप का, देखो प्रोटॉन एक दूसरे के नजदीक आ गया. तो अगर इस टाइप से जो प्रोटॉन है जो स्पेस में एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं तभी ऐसा पॉसिबल होता है. सो द टेक्निक इन विच देयर अकर्स द चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ द प्रोटॉन अपॉन इरेडिएशन ऑफ ए नियर बाय प्रोटॉन, जैसे हम पीछे सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर रहे थे उसी टाइप से यहाँ पे भी सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करना है. बाय बोलो क्या हुई, द टेक्निक इन विच देयर अकर्स द चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ द प्रोटॉन. लेकिन कब होगी इंटेंसिटी प्रोटॉन की इंक्रीज? अपॉन इरेडिएशन ऑफ ए नियर बाय प्रोटॉन. किसी हम एक प्रोटॉन नियर बाय प्रोटॉन को हम क्या कर रहे हैं बोलो, इरेडिएट कर रहे हैं, which is present close enough in space to allow that space interaction is called the nuclear Auer-Hauser effect. तो जिसकी वजह से जो प्रोटॉन होते हैं उनकी जो इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, और वो इफेक्ट इसलिए हो पाया क्योंकि वो स्पेस के अंदर एक दूसरे से नजदीक है, तो इफेक्ट कहलाता है न्यूक्लियर ओवरहाउजर इफेक्ट, NOE. नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो अभी हमने आपको बताया कि जो आपके NMR जब हम स्टडी करते हैं तो दो तरीके का होता है, एक CW-NMR, एक होता है FT-NMR. दोनों में एक डिफरेंस होता है. डिफरेंस क्या है देखो, क्या तो हम क्या करें, CW-NMR में हम क्या करते हैं, हम आपके कोई सैंपल लेते हैं, उसको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको रख देते हैं, फिर हम क्या करते हैं उसको उसके ऊपर रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस डालते हैं, एक कॉन्टिन्यूअस रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस डालते हैं, पहले कम एनर्जी की फिर थोड़ी ज्यादा एनर्जी की, यानी we irradiate that sample with a continuous radio frequency radiation of a given range. और जबकि FT-NMR में क्या होता है, द सैंपल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज सब्जेक्टेड विद ए हाई पावर शॉर्ट ड्यूरेशन पल्स ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस ऑफ ए ब्रॉड बैंड. हम इकट्ठा एक ही बार में उसमें डाल देते हैं, जो भी रेडिएशंस डाली हमने शॉर्ट पावर की डाली और एक ही पाउच के अंदर उसके अंदर डाल दिया हमने. जितनी भी रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस की पावर थी, इतनी एनर्जी वो सारी इकट्ठी हमने डाल दी. फिर क्या हुआ, ऊपर वाले CW-NMR में क्या हुआ, क्योंकि हम एक बार में रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन मान लीजिए हमने डाल दी, कोई 10 जूल की डाली, फिर 20 जूल की, यानी हम समझाने के लिए बता रहे हैं, मान लीजिए पहली बार में 10 जूल की डाली, तो उस वक्त किसी न्यूक्लियाई को अगर 10 जूल की एनर्जी चाहिए तो उसकी रेजोनेंस हो जाए. तो विच कॉजेज, तो CW-NMR में क्या होता है कि एक टाइम पे एक ही स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई का रेजोनेंस होता है. तो विच कॉजेज द वन स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई टू रेजोनेट एट वंस एट देयर लार्मर फ्रीक्वेंसी. जबकि FT-NMR में क्या हुआ, सारी न्यूक्लियाई एकदम आपके रेजोनेट हो जाती है. तो FT-NMR में क्या हुआ, क्योंकि हमने ब्रॉड बैंड इकट्ठी रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन डाल दी, पूरी बैंड की डाल दी, तो विच कॉजेज ऑल द स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई टू रेजोनेट ऑल एट वंस एट देयर लार्मर फ्रीक्वेंसी. सारी एकदम एक्साइट हो गई. लेकिन अब अगला डिफरेंस क्या है, यहाँ पे तो क्या था कि एक बार में एक न्यूक्लियाई आपकी ऊपर जाती है, उसका सिग्नल आ जाता है, फिर दूसरी न्यूक्लियाई जाती है, हम उसका, तो इस टाइप से हम NMR का स्पेक्ट्रा स्टडी कर लेते हैं. तो मींस विच डायरेक्टली रिकॉर्ड द इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन एज ए फंक्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन को हम स्टडी करते हैं. लेकिन यहाँ पे तो FT-NMR में क्या हुआ, सारी न्यूक्लियाई ही एक्साइटेड स्टेट में चलेगी, अब सारी इकट्ठी नीचे नहीं आएंगी. अब क्या होगा देखो, आफ्टर दैट इमीडिएटली आफ्टर द इरेडिएशन ऑफ द सैंपल, now the sample radiates a signal, means जो न्यूक्लियाई हैं वो सारी एकदम ग्राउंड स्टेट में नहीं आएंगी. now the sample radiates a signal that called the free induction decay. now the one nuclei comes back in the ground state at one time. एक न्यूक्लियाई एक टाइम पे आएगी और जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम स्टडी करेंगे, और जो न्यूक्लियाई कोई आई उसकी एनर्जी निकली, हमारा एक पीक आ गया
एक सिग्नल आ गया, फिर दूसरी न्यूक्लियाई आई, फिर अगला सिग्नल आ गया, एंड सो ऑन। तो ऐसा FTNMR में होता है। तो बोलो CWNMR में क्या होता है? इन CWNMR द सैंपल इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड by sweeping it with the continuous radio frequency radiations of the given range। और उसकी वजह से क्या होगा? Due to which only one spin active nuclei will resonate at one time at their alarmer frequency। और फिर क्या होता है? फिर हम रिकॉर्ड क्या करते हैं? And thus we record the intensity of the absorption as a function of the frequency, and thus the spectra is usually recorded and plotted simultaneously and with the recorder synchronized with the frequency of the radio frequency source। और FTNMR में क्या हुआ? In the FTNMR the sample when it is placed in the magnetic field and it is subjected with a high power short duration pulse of radio frequency radiation of the broadband। और उसकी वजह से क्या होता है? All the spin active nuclei will resonate at one time at their alarmer frequency and all of them immediately go into the excited state। उसके बाद क्या? All these excited nuclei now radiate the energy and comes back in ground state one by one, and the sample radiates a signal that called the free induction decay one by one, and that signal detected, the nuclei return to their lower state, recorded, digitalized and stored as a array of the numbers in a computer। हमें different signal मिल जाते हैं। So thank you। तो ये था आपके स्पिन डिकपलिंग के बारे में, इसकी फुल डिटेल, तो आप इसको अच्छे से रीड कर लें। थैंक यू वेरी मच।